Good morning students. Welcome to DSS online classes. Today we are going to start our new concentration term, that is normality. In previous lecture we were discussed about molarity and molality. Now normality is number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. तो ध्यान देना बच्चों, अगर हम मोलैरिटी जिस समय पढ़े थे तो मोलैरिटी के केस में हम क्या बोल रहे थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि हमें अब क्या समझना है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है. तो ग्राम इक्विवेलेंट को अगर समझना हो तो ध्यान देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास. तो गिवन मास तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है. अब हमें समझना क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट मास को समझना है. तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? तो हम सिंपली बोलते हैं इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. अब मोलर मास से भी आप इंट्रोड्यूस दें, लेकिन एन फैक्टर आपके लिए नया टर्म है. तो एन फैक्टर को हम यहाँ पे समझते हैं. एन फैक्टर होता क्या है? तो बेसिकली हम एन फैक्टर एसिड के लिए फाइंड करते हैं, बेस के लिए फाइंड करते हैं, साल्ट के लिए फाइंड करते हैं और किसी भी एटम के लिए फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम एन फैक्टर की बात करें, एन फैक्टर फॉर एसिड, तो ध्यान देना एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा? तो सिंपली हम बोलते हैं कि एन फैक्टर फॉर एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसिबल H+ आयन और इट्स बेसिसिटी. मतलब कि कोई भी एसिड कितना H+ डोनेट करता है वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी कहलाती है. और कितना H+ वो दे रहा है वही उसका एन फैक्टर भी होता है. तो सिंपली अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई एसिड है HCl, तो HCl अगर ध्यान देना अगर डिसोसिएट होगा तो ये देगा H++ Cl-. तो H+ एक पॉजिटिव आयन दिया ना, यहाँ पे एक H+ आयन दिया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ऐसे ही हमारे पास अगर बात करें HNO3, तो यहाँ भी क्या हो रहा है? H+ NO3 माइनस, तो यहाँ भी एक H+ निकल रहा है, तो आप एन फैक्टर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा. अब ध्यान देना, जितने रिप्लेसेबल H+ होंगे वही उसकी क्या होती है? बेसिसिटी भी कहलाती है उस एसिड का. ठीक है. अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सो एसिड के केस में, ऑक्सो एसिड, अब ध्यान देना ये टर्म जो ऑक्सो एसिड है इसको बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सो एसिड क्या होता है समझ लो. ऐसे एसिड जिसमें एटलीस्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उस एसिड को हम ऑक्सो एसिड कहते हैं. जैसे एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास H2SO4 है, तो H2SO4 के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ध्यान देना इसमें सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये 2 आपका रहता है, और यहाँ पे इधर एक OH ग्रुप और यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है. ध्यान देना ऑक्सो एसिड के केस में, ऑक्सो एसिड के केस में हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन सिर्फ वहीं से रिप्लेस होगा जहां पे OH बॉन्डिंग होगी. इसका मतलब है कि इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड द ऑक्सीजन इज रिलीज from those sides where OH bond is present. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि हमें जानते हैं ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ये क्या करेगा? इसके बॉन्ड को पोलर कर देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, मिटाना पड़ जाएगा ना, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले, अगर हमारा H3PO4, H3PO3 और H3PO2, और हम ये पूछे कि बताओ इसमें एन फैक्टर क्या होगा. तो बेसिकली स्टूडेंट आप इसका पहले स्ट्रक्चर बनाइए, यानी कि आप यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और अब जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा हुआ है इसका आप पेयरिंग बना लीजिए OH का. तो ये आपका बन गया एक फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 और 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए. नेक्स्ट अगर हम बात करें H3PO3 के केस में, तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, यहाँ एक OH और यहाँ पे H हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ध्यान देना एक फास्फोरस, 3 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 और 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 हाइड्रोजन. ऐसे ही H3PO2 की बात करें
तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक OH ग्रुप और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और एक OH के साथ आ गया, दो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब बच्चों अगर पूछा जाए कि इसका एन फैक्टर बताइए, तो आप जब देखते हैं तो ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो एन फैक्टर 2 होना चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसका एन फैक्टर 1 होना चाहिए, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन सेपरेट नहीं दिख रहा है तो इसका 0 होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। हमने अभी क्या बोला है कि ऑक्सो एसिड के केस में हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस होगा जहां पे OH ग्रुप होगा, यानी कि OH जहां पे बॉन्डिंग होगी वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे 3 OH बॉन्डिंग देखने को मिल रहा है तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें एन फैक्टर ऑफ बेस, तो बेस के एन फैक्टर की हम बात करें तो ध्यान देना कोई भी बेस कितना OH माइनस आयन देता है वो उसका क्या कहलाता है, एन फैक्टर के बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं उसकी एसिडिटी के इक्वल होता है। ध्यान देना एसिडिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। ध्यान देना किसी भी बेस को आप कहते हो ना वाटर के अंदर डालो, ठीक है ना, OH माइनस आयन देता है। या तुम दूसरे तरीके से समझना चाहो तो ऐसे भी कहो कि वो OH माइनस निगेटिव आयन जो H प्लस को एक्सेप्ट करे, कितना OH माइनस वो दे रहा है कोई भी बेस, वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो यहीं पे समझ लो, बेस के लिए अगर हम कहें हमारे पास अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये आपका Na प्लस OH माइनस आयन में, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपका Cu2 प्लस Ca2 प्लस 2OH निगेटिव, एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम कहें AlOH का होल थ्राइस तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एन फैक्टर ऑफ आयंस की, तो आयंस में एन फैक्टर हमको निकालना सिंपली हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है। जैसे मान लो अगर हमारे पास है Cl माइनस तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमारे पास है Ca2 प्लस, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही आयंस के केस में उनके ऊपर कितने चार्जेस हैं वो उनका क्या होता है, एन फैक्टर कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ध्यान देना, हम फिर वापस से फार्मूले पे अगर आए तो हम बोलते हैं ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ध्यान देना अब यहाँ पे अगर हम इसके फार्मूले को रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि W अपॉन इक्विवेलेंट मास into 1000 अपॉन वॉल्यूम। इस फार्मूले को हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह अगर एन फैक्टर ऑफ साल्ट का लेना चाहे तो साल्ट के लिए भी एन फैक्टर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ एनायन, ये चीजें हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम सिंबल चाइल्ड से डिनोट करते हैं। अब सपोज करो कि हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। ध्यान देना बाइनरी सॉल्यूशन मींस कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट हो। मान लो हमारा है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, या फिर हम सिंपली इसको बोले सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर हमारा ये सॉल्यूशन बना हुआ है। तो सिंपली ध्यान देना अगर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली ध्यान देना यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हमें सॉल्यूट कैलकुलेट करना हो तो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो सॉल्वेंट का तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और एक बात हमेशा ध्यान दे रखना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी वर्क। थैंक यू।